गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, अगर मैं आपको ट्वेल्थ अकाउंट्स के सिलेबस की बात करूं तो ट्वेल्थ के अकाउंट्स में आपको पार्टनरशिप, एनपीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी अकाउंट, ये 3 चैप्टर्स पढ़ने। लेकिन चैप्टर्स को स्टार्ट करने के पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आपका कोर्स किस तरीके से डिजाइन है। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेके चलूंगा 11th क्लास में। 11th क्लास में जब आप अकाउंटिंग पढ़ रहे थे तो आपने अपने बिजनेस स्टडीज के चैप्टर में पढ़ा कि अकाउंटिंग यानी बिजनेस के कई फॉर्म्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला फॉर्म होता है सोल प्रोप्राइटरशिप का। फिर अब थोड़ा सा और हम आगे बढ़ते हैं तो हम अपने बिजनेस को पार्टनरशिप यानी 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर के करते हैं। फिर थोड़ा और अगर एक्सपेंशन करें तो हम ज्वाइंट स्टॉक कंपनी बना करके भी अपना बिजनेस करते हैं। फिर आपने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी पढ़ा और इस तरीके से आपने ज्वाइंट वेंचर यानी जितने भी तरह के बिजनेस होते हैं सबके बारे में आपने पढ़ा बिजनेस स्टडी में। जब आप 11th क्लास में थे तो आपने एक बिजनेस का प्रॉफिट कैसे निकालते हैं इसकी जानकारी ली। इस प्रॉफिट को निकालने के लिए आपने सीखा कि ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाएंगे और बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे। ये आपने 11th क्लास में सीख रखा है। अब चाहे आप बिजनेस सोल प्रोप्राइटरशिप से करें या आप पार्टनरशिप में करें या ज्वाइंट स्टॉक में करें या एनपीओ बना के करें, नहीं एनपीओ थोड़ा अलग होता है, इसको छोड़ दीजिए, या फिर आप ज्वाइंट वेंचर में अपना बिजनेस करें, सभी बिजनेस का प्रॉफिट निकालने का जो तरीका होगा वो वही होगा जो आपने 11th क्लास में सीखा है। अब 11th क्लास में आपने कैसे सीखा है ये मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करता हूं कि आप 11th क्लास में ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाते थे। तब हम बताएंगे आपको कि उसी ट्रेडिंग अकाउंट की कॉन्टिन्यूटी में हम पार्टनरशिप में क्या क्या चीजें सीखने वाले हैं। तो जरा याद कीजिए कि जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे तो आपको क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस गिवन होता था और आप सबसे पहले लिखते थे ट्रेडिंग अकाउंट और इसी में आप लिखते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और ध्यान दीजिएगा यहां पे आप लिखते थे फॉर द ईयर एंडेड और ईयर का नाम लेट एग्जाम्पल की 31 मार्च 21। आप सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा करते थे टू ओपनिंग स्टॉक। याद आ रहा है? बिल्कुल याद आ रहा होगा। ओपनिंग स्टॉक के बाद आप लिखते थे टू परचेज। परचेज में से आप लेस परचेज रिटर्न को माइनस कर देते थे और यहां पे आप इस वाले कॉलम में आप ये लिखते थे। फिर आप लिखते थे टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखने के बाद उसमें बहुत सारी चीजें हैं। यहां पे आप लिखते थे बाय सेल्स और जिस तरीके से सेल्स में परचेज में से परचेज रिटर्न को माइनस करते हैं वैसे ही आप यहाँ पे लेस सेल्स रिटर्न भी माइनस कर देते हैं और ये आपका आ जाता था नेट सेल्स। और फिर आप यहाँ पे लिख देते थे बाय क्लोजिंग स्टॉक, राइट। और जब आप इसको बैलेंस करते थे तो आपको या तो इधर ग्रॉस प्रॉफिट आता था या तो उधर ग्रॉस लॉस आता था। चलिए मैं मान लेता हूं कि आपको टू ग्रॉस प्रॉफिट आया। फिर इसी की कॉन्टिन्यूटी में आप यहां लिखते थे बाय ग्रॉस प्रॉफिट। यहां पे आप ग्रॉस प्रॉफिट लिख देते थे और फिर आप इधर लिखते थे टू ऑल इनडायरेक्ट
एक्सपेंसेस। और जब हम ग्रॉस प्रॉफिट में से ग्रॉस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस करते थे तो हमें नेट प्रॉफिट निकल के आता था। आई होप कि आप सब अगर 12th क्लास में हैं तो आपको ये सब चीजें आपने पढ़ रखी होंगी, लेकिन हमें ये तो 11th क्लास में पढ़ना था। अब इसके बाद बच्चों क्या होता था कि आप बैलेंस शीट बनाते थे और बैलेंस शीट में आप यहां लिखते थे कैपिटल, और इस कैपिटल में आप इस नेट प्रॉफिट को ले जाके जोड़ देते थे। आप यहां पे लिखते थे प्लस नेट प्रॉफिट। मुझे यहीं से आपको समझाना है कि जब आप 11th क्लास में पढ़ रहे थे तो आपने सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ा था, आपके चैप्टर का नाम भी था। सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब ये था बच्चों कि बिजनेस में एक ही आदमी, एक ही सोल प्रोप्राइटर था जिसका कैपिटल लगा हुआ था, और जब बिजनेस को फायदा हुआ, प्रॉफिट हुआ, तो आपने सीधा सीधा ले जाकर के उसको उसके कैपिटल में जोड़ दिया। ठीक है, लेकिन जरा सोचिए कि इस बिजनेस में अगर एक से ज्यादा लोग हों, 2 लोग हों, तो क्या ये प्रॉफिट सीधा सीधा यहीं पे जाके जोड़ देंगे? नहीं ना, फिर तो इस प्रॉफिट का बंटवारा करना पड़ेगा। अगर इस बिजनेस में अगर पार्टनर हो गए तो इस प्रॉफिट को ए और बी में किस तरीके से बांटना है ये सीखना है पार्टनरशिप में। यानी 12th के अकाउंट्स में हम ये नहीं सीखने जा रहे कि हमारा प्रॉफिट कैसे निकलेगा, प्रॉफिट तो वैसे ही निकलेगा जैसे आपने 11th में सीखा है, लेकिन उस प्रॉफिट को पार्टनर्स में किस तरीके से बांटेंगे ये सीखना है। यानी सबसे पहले आप सीखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये पहला आपका टॉपिक है जो आप सीखेंगे पार्टनरशिप। अब क्योंकि एक से ज्यादा पार्टनर्स हैं तो उन पार्टनर्स के अलग अलग कैपिटल होंगे, बिल्कुल होंगे। अब मान लीजिए कि ए ने कैपिटल कुछ और लगाया, बी ने कैपिटल कुछ और लगाया, तो हमें उस कैपिटल को भी कहीं रिकॉर्ड करके रखना पड़ेगा, नहीं तो आने वाले टाइम में कंफ्यूजन होगी। इसलिए एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अलावा आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना सीखोगे। अब ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में 2 तरह के कैपिटल अकाउंट बनेंगे, एक करंट अकाउंट और एक फिक्स अकाउंट। तो मेरे कहने का मतलब ये है बच्चों कि जो आपने 11th क्लास में छोड़ा था ये प्रॉफिट, इसी प्रॉफिट को कैसे बांटना और पार्टनर्स के कैपिटल को कैसे मैनेज करना है, हम यहां से पार्टनरशिप की शुरुआत करते हैं। अब इसको थोड़ा एग्जाम्पल से समझते हैं कि आखिर में हमें पार्टनरशिप पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ रही है। भाई प्रॉफिट है, प्रॉफिट होगा, हम आपस में बांट लेंगे। लेकिन बच्चों देखो होता क्या है कि जब हम कोई भी काम पार्टनरशिप में कर रहे होते हैं ना, तो इनिशियली तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे मान लीजिए कि आप दोस्त हैं, एक साथ रह रहे हैं, तो 50-100 रुपये की बात हो तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन प्रॉब्लम अगर 50,000 और 1 लाख की हो बात तो फिर दिक्कत हो जाती है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए बच्चों कि मैं और आप पार्टनरशिप में एक बिजनेस हमने स्टार्ट किया। ध्यान दीजिएगा, मैं अभिषेक और यहां पे शाहिद, हम 2 पार्टनर्स हैं। हमने शाहिद से कहा कि शाहिद हम लोग बिजनेस स्टार्ट करेंगे और हम अपना कुछ पैसा एज ए कैपिटल बिजनेस में लगाएंगे। मैंने बिजनेस में 5 लाख रुपए एज ए कैपिटल लगाया और शाहिद ने लगाया 10 लाख रुपए। बात समझ में आ रही है? अब हमने बहुत मेहनत की और हमारा ईयर एंड में हमने नेट प्रॉफिट निकाला, वैसे ही जैसे आपने 11th क्लास में सीखा है। और नेट प्रॉफिट हमारा आया मान लीजिए 1000 रुपीज का। तो मैंने शाहिद से कहा कि शाहिद ऐसा करो कि 500 रुपये आप मुझे दे दो और 500 आप रख लो। शाहिद बिल्कुल तैयार हो गए कि हाँ सर कोई बात नहीं, हम आधा आधा कर लेते हैं। हमने बहुत मेहनत किया और अगले साल, ये मान लीजिए कि 2020 का हमारा प्रॉफिट था, हमने और एफर्ट लगाया। 2021 में हमारा प्रॉफिट 1000 से बढ़ करके 10,000 हो गया। हमने कहा कि शाहिद फिर से आधा आधा कर लेते हैं। शाहिद ने कहा ठीक है सर कर लेते हैं, 5000 आप ले लीजिए और 5000 मैं ले लेता हूँ।
अब क्या हुआ कि 2022 में ये प्रॉफिट बढ़ करके 1 लाख रुपए हो गया। हमने मेहनत की, लेकिन हुआ यूं कि मैंने साहिद से कहा कि साहिद मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा बिजनेस में टाइम नहीं दे पाऊंगा, आप मेहनत करो। और साहिद ने मेहनत की और हमारी प्रॉफिट 1 लाख रुपए की हो गई। अब मैं प्रॉफिट के बाद कह रहा हूँ साहिद से कि साहिद ऐसा करो, आप 50,000 मुझे दे दो और 50,000 खुद रख लो। देखो बच्चों, यहाँ पे प्रॉब्लम होगी। अब साहिद के दिमाग में ध्यान देना, 500 रुपये तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी, 5,000 तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन 50,000 पे हो सकता है, ह्यूमन बीइंग का नेचर है कि साहिद के दिमाग में 2 बातें आएंगी कि मेरा कैपिटल भी ज़्यादा और मैंने ज़्यादा टाइम भी दिया, तो मैं आधा क्यों दूँ। ऐसी चीज़ें होती हैं, छोटे लेवल पे नहीं होता, 6 महीने 1 साल 2 साल के बाद ऐसे डिस्प्यूट्स होने के चांसेस होते हैं। तो पार्टनरशिप कहता है, जो पार्टनरशिप का एक्ट है ना 1932, एक पार्टनरशिप को रेगुलेट करता है। ये कहता है कि अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में डिस्प्यूट्स होना है तो सारे टर्म्स एंड कंडीशंस को पहले ही क्लियर कर लो, और इसीलिए पार्टनर्स के बीच में एक एग्रीमेंट होता है। अब मैं समझना, एक वर्ड होता है एग्रीमेंट और एक होता है कॉन्ट्रैक्ट, ये दोनों में फर्क होता है। कॉन्ट्रैक्ट 1872 एक्ट है जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को रेगुलेट करता है। आप लोग अगर सीए करेंगे, सीएसीपी फाउंडेशन में पढ़ने को मिलेगा। तो हमारे और साहिद के बीच में आने वाले टाइम में डिस्प्यूट्स होने के चांसेस हो सकते हैं। तो जब भी हम पार्टनरशिप में बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हम अपने उन सभी चीज़ों को पहले ही रिटन वर्क कर लेते हैं, जो कि एग्रीमेंट कहलाता है। और उस एग्रीमेंट को जब हम रजिस्टर्ड करा लेते हैं तो पार्टनरशिप डीड बन जाता है, जिसको हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो पहले हम ये समझेंगे कि एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में फ़र्क क्या होता है। मान लीजिए बच्चों कि आपके पापा ने आपसे कहा कि बेटा आप बहुत मेहनत करो और अगर आप 12th में बहुत अच्छे नंबर लाओगे तो हम आपको एक बाइक दिलाएंगे। मेरे एग्जाम्पल को ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए कि कोई मिस्टर एक्स है, इन्होंने अपने बच्चे को मिस्टर एस को बोला कि आप, इन्होंने एक ऑफर दिया। ऑफर, ये सब लॉ में पढ़ना आप लोग। अपने बच्चे से कहा कि बेटा तुम 12th की पढ़ाई करो और अगर आप 12th में बहुत अच्छा मार्क्स लाते हो तो हम आपको एक अच्छी सी बाइक दिला देंगे। मिस्टर एस ने इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया और जी जान से पढ़ाई करने लगे और मिस्टर एस का बहुत अच्छा रिजल्ट आया और वो बिहार टॉप कर गया। यानी यहाँ पे मिस्टर एक्स और मिस्टर एस के बीच में एक एग्रीमेंट हो चुका है कि आप पढ़ाई करेंगे। इन्होंने ऑफर दिया, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, एग्रीमेंट हो गया कि आप पढ़ाई करो, हम आपको बाइक दिलाएंगे। अब क्या हुआ कि जब ये बेटा इनका बिहार टॉप हो गया तो मिस्टर एस यानी बच्चे ने अपने पापा से कहा कि पापा मुझे बाइक दिला दो। अब पापा ने कहा कि नहीं बेटा, आप एक काम करो, आप ना सीए फाउंडेशन निकाल लो, हम आपको गाड़ी दिलाएंगे। अब बच्चा परेशान। अब अगर बच्चा इस सिचुएशन में कोर्ट में चला जाए और अपने पापा के अगेंस्ट केस कर सके तो हम उसको कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। मतलब कि अगर कोई भी एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो, मतलब अगर कोई एग्रीमेंट में कोई एक आदमी अपना काम नहीं करता है, इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो, तो उसको हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। क्या आप में से कोई ऐसा करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। तो आपके और आपके पापा के बीच में एक एग्रीमेंट था, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। कॉन्ट्रैक्ट तब होता कि जब अगर कोई भी पार्टी अपने पार्ट को परफॉर्म नहीं करे तो दूसरी पार्टी कोर्ट में चली जाए और उसके अगेंस्ट केस कर सके। तो जो हमारा पार्टनरशिप डीड होता है वो एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट होता है। अगर कोई भी पार्टनर अपने पार्ट को परफॉर्म नहीं करेगा तो उस केस में उसके खिलाफ कोर्ट में जाया जा सकता है, क्योंकि देखो वैसे एग्रीमेंट करने से तो होगा नहीं, कोई मानेगा ही नहीं। अब रही बात कि हमें किन किन बातों पे पहले ही एग्रीमेंट कर लेना चाहिए, तो जरा ध्यान से समझिएगा। अब मान लीजिए कि मैं, अभिषेक और साई, हमने पार्टनरशिप में बिजनेस शुरू किया। हमने अपने आपस में कुछ डिसीजन ही नहीं लिया, हमने बिजनेस शुरू कर दिया। अब
मेरा कैपिटल था 5 लाख और शाहिद का कैपिटल था 10 लाख और प्रॉफिट हुआ 1 लाख रुपए का। तो मैं कह रहा हूं कि आधा आधा बांट लो, तो शाहिद कह रहे कि नहीं हमें नुकसान हो जाएगा। तो मैंने कहा कि इसका एक तरीका है। क्या तरीका है कि हम ऐसा करेंगे कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले निकाल लेंगे। अब देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने कहा कि पहले हम अपने अपने कैपिटल पे 10% का इंटरेस्ट ले लेंगे और जो बचेगा उसको हम 1:1 के रेशियो में बांट लेंगे। तो देखो क्या होगा कि अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले दिया जाएगा। तो मेरा कैपिटल 5 लाख है, तो मुझे 5 लाख का 10% मुझे कितना मिल जाएगा? 50,000। 5 लाख का 10% 50,000। इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, 2 लाख कर लो। और शाहिद को 1 लाख का 10% कितना इंटरेस्ट दे दिया जाएगा? 1 लाख। अब इसमें से 1.5 लाख रुपए हमारे बट गए। अब इस प्रॉफिट में बचा कितना? 50,000। हमने कहा कि अब आधा आधा बांट लो, 25,000 मुझे मिल गए और 25,000 रुपये शाहिद को मिल गए। अब शाहिद भी खुश कि भाई उनके पैसे ज़्यादा लगे हैं तो उनको ज़्यादा पैसे मिले। मैं भी खुश हूँ कि मैंने जितना पैसा लगाया मुझे इंटरेस्ट मिल गया और बाकी प्रॉफिट में तो आधा मिल ही रहा है। तो पहली बात कि हम इस बात पे अपनी सहमति बना सकते हैं कि कैपिटल पे इंटरेस्ट लेना है कि नहीं लेना, ये ऑप्शनल होता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर आपने डीड में कहीं भी मेंशन नहीं किया हो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेना है और बाद में आप जिद करने लग गया कोई भी पार्टनर कि हमें चाहिए, तो ये फिजिबल नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। सबसे पहले ही आपको ये तय करना होगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेना है कि नहीं लेना है, पहली बात। दूसरी बात, हुआ क्या कि मैंने बिजनेस किया पार्टनरशिप में शाहिद के साथ और मैंने उनको कहा कि शाहिद ऐसा है ना कि मैं आपको टाइम नहीं दे पाऊंगा, मेरे और भी काम है। अब शाहिद कह रहे हैं कि भाई तो फिर शाहिद के मन में तो ये बात आएगी ना कि भाई मैं क्यों जॉब पूरा का पूरा टाइम दूं। देखो, ये ह्यूमन बीइंग का नेचर है, हम और आप सबके मन में बात एक अभी ना आए लेकिन बाद में आ ही जाती है। तो हमने कहा कि चलो इसका भी एक सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, सैलरी। हमने कहा शाहिद से कि काम कर लेंगे, अगर आप फुल टाइम दे रहे हो तो हम आपका एक सैलरी फिक्स कर देते हैं 10,000 पर मंथ। तो प्रॉफिट होगा तो पहले हम आपको सैलरी दे देंगे, जो बचेगा उसमें से बांट लेंगे। यानी अगर प्रॉफिट 2 लाख रुपए का हुआ तो शाहिद क्योंकि फुल टाइम वर्क कर रहे हैं तो इनको हम सैलरी दे देंगे 10,000 रुपये के रेट से 1,20,000 रुपये, और जो बाकी बचेगा वो बटेगा। यानी ये भी हम पहले तय कर सकते हैं ताकि आगे चल करके कोई डिस्प्यूट न हो। यानी पार्टनरशिप डीड में जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है, सैलरी टू पार्टनर होता है। अब हुआ क्या कि जब हम बिजनेस कर रहे थे तो हम दोनों ने 15 लाख रुपए का टोटल कैपिटल लगाया। अब बाद में हमें पैसे की जरूरत पड़ी, 15 लाख रुपए तो हमने लगा दिया, अब हमें और कैपिटल की जरूरत पड़ी। अब हम दोनों गए बैंक और हमने बैंक में लोन के लिए अप्लाई किया। कितना? सपोज हमें 5 लाख रुपए की जरूरत थी, हमने बैंक से लोन के लिए अप्लाई किया। जब हम बैंक में गए तो बैंक मैनेजर ने कहा कि मुझे 8% का इंटरेस्ट चाहिए। अब शाहिद मुझे कह रहे हैं कि अभिषेक एक काम करते हैं, जो लोन आप बाहर से ले रहे हो वो लोन आप मुझी से ले लो और जो इंटरेस्ट हम बाहर देंगे वो आप हमें दे देना। इसको कहते हैं लोन फ्रॉम पार्टनर। क्या कहते हैं? लोन फ्रॉम पार्टनर। और इस पे जो तय होगा ये उतना इंटरेस्ट हम पहले दे देंगे, और ये जो इंटरेस्ट होता है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज होता है, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। मैं बताऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन जब पढ़ाऊंगा तो ये होता क्या है। अब कई बार क्या होता है कि लोन फ्रॉम पार्टनर तो हमने ले लिया लेकिन डीड में इसकी कोई चर्चा ही नहीं की, मतलब पार्टनर्स ने लोन दे दिया था और हमने डीड में कहीं कुछ लिखा ही नहीं था कि उस पर इंटरेस्ट देना है कि नहीं देना है। तो उस केस में बच्चों पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है कि अगर कुछ भी मेंशन नहीं हो पार्टनर्स के लोन के लिए तो 6% का आपको इंटरेस्ट देना ही होगा, यह मैंडेटरी है। अगर आप सैलरी के बारे में नहीं लिखते हैं चलेगा, आप जिद नहीं कर सकते, दोबारा कोई मांगेगा भी नहीं, उसको मिलेगा भी नहीं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
अगर आपने पहले तय नहीं किया तो आप बाद में नहीं मांग सकते। लेकिन अगर आपने पार्टनरशिप डीड में लोन के लिए कुछ भी नहीं लिखा तब भी 6% के रेट से आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ये पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है। दूसरी चीज कि आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया और आपने अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, शॉर्ट में इसको पीएसआर कहते हैं, नहीं डिसाइड किया। आपने यही डिसाइड नहीं किया कि हमें किस रेशियो में प्रॉफिट बांटना है, तो उस केस में आपका प्रॉफिट हमेशा और हमेशा इक्वल बटेगा। शाहिद इस बात के लिए जिद नहीं करेंगे कि मेरा 10 लाख रुपए लगा है और आपका 5 लाख लगा है तो हम 5:1:2 के रेशियो में प्रॉफिट बांटें। हाँ, अगर आपने पहले डीड में क्लियर कर लिया तो दैट्स फाइन, लेकिन अगर आप डीड में कुछ नहीं लिखा है तो ये दो चीज़ याद रख लेना कि लोन फ्रॉम पार्टनर पे 6% का इंटरेस्ट देना जरूरी है और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होगा वो 1:1 की यानी इक्वली बटेगा। फिर जब हम ये सब चीज़ें सीखेंगे, अब होता क्या है कि पार्टनरशिप डीड बन जाता है। पार्टनरशिप डीड बनने के बाद नए पार्टनर्स आते हैं तो उसकी ट्रीटमेंट कैसे होगी, उसको एक अलग चैप्टर में पढ़ना है, एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनर्स जाएंगे तो ट्रीटमेंट कैसी होगी, उसके लिए हम रिटायरमेंट पढ़ेंगे। और कई बार क्या होता है कि पार्टनरशिप डिजॉल्व हो जाता है, बंद हो जाता है, या किसी पार्टनर की डेथ हो गई या रिटायरमेंट हो गई तो उसका अलग है। यानी आपको ऑलमोस्ट 3 या 4 चैप्टर में पूरा पार्टनरशिप पढ़ना होगा। हम गुडविल की वैल्यूएशन सीखेंगे कि गुडविल की वैल्यूएशन कैसे होती है। पार्टनर्स के जब एडमिशन्स होते हैं तो उस समय आपको किस तरीके से वैल्यूएशन करनी है वो सीखेंगे। उसमें आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन ओवरऑल आपको पार्टनरशिप में प्रॉफिट निकालना नहीं सीखना, आपको ये सीखना है कि प्रॉफिट का बंटवारा कैसे होगा, पार्टनर्स के कैपिटल कैसे मेंटेन होंगे, पार्टनर्स आएंगे तो क्या अकाउंटिंग होगी, पार्टनर्स जाएंगे तो क्या अकाउंटिंग होगी, और पार्टनरशिप को हम बंद करेंगे तो क्या अकाउंटिंग होगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।